In this lecture, we will discuss about how we can produce electricity by using ocean wave energy and tidal energy. तो होता क्या है, जैसा कि हम लोग बचपन से जानते हैं कि समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं हाई टाइड और लो टाइड। तो हाई टाइड और लो टाइड समुद्र में आने का मेन रीज़न होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। तो पृथ्वी पर चंद्रमा और सूरज दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो जब ये मैक्सिमम होता है, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक डायरेक्शन में होते हैं, तो क्या होता है, चंद्रमा और सूरज का कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स जब पृथ्वी पर लगता है तो मैक्सिमम टाइड मिलती है, ऐसा मैक्सिमम हाई टाइड मिलती है। और जब इसका ठीक उल्टा होता है तो लो टाइड मिलती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि लो टाइड कब मिलती है, हाई टाइड कब मिलती है, इसको क्या डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। और 24 घंटा 50 मिनट का एक लूनर डे होता है, जिसमें 24 घंटा ना होकर के ये 24 घंटा 50 मिनट का एक लूनर डे होता है, जिसमें 2 बार हाई टाइड आता है और 2 बार लो टाइड होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाई टाइड और लो टाइड को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, समुद्र के किनारे डैम बना लेते हैं, और डैम में छोटे छोटे फाटक होते हैं जिसको स्लॉइस कहते हैं। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कितने तरीके के डैम हम बना सकते हैं। तो बेसिक चीज़ जो है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि समुद्र के किनारे जो डैम बना लेते हैं उसमें छोटे छोटे फाटक होते हैं जिसको बोलते हैं स्लॉइस गेट। तो जब हाई टाइड आता है, समुद्र का पानी जब उफान पे होता है और हाई टाइड चल रहा होता है, तो पानी को उसके डैम के फाटक खोल करके अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जब लो टाइड हो रहा होता है तो वो पानी एक हाइट तक, सर्टेन हाइट तक, ऊंचाई तक स्टोर हो जाता है, तो उस पानी को ऊंचाई से छोड़ते हैं। जब वो छोड़ते हैं तो डैम के अंदर जो टरबाइंस लगी होती हैं, उन टरबाइन से होता हुआ पानी स्लाइस के थ्रू बाहर निकलता है एट द टाइम ऑफ लो टाइड। तो जब स्लाइस पे जाने से पहले पानी टरबाइन से होता हुआ जाता है, तो जब टरबाइन पे टकराता है तो टरबाइन ब्लेड्स तेज़ी से रोटेट होते हैं, जिनसे क्रैंकशाफ्ट के थ्रू जनरेटर कनेक्टेड होता है। और जनरेटर में, जैसा हमें पता है, मैग्नेटिक मूविंग कॉयल होती है जो तेज़ी से घूमती है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये फंडा है कि पानी का जो इसका एनर्जी है, टाइडल एनर्जी जो है, उसको से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो हाई टाइड के टाइम क्या करेंगे, पानी को डैम में स्टोर करेंगे, और लो टाइड पे पानी को डैम से छोड़ेंगे, जो कि टरबाइन से होता हुआ बाहर जाएगा और टरबाइन को रोटेट करेगा, जिससे कि जनरेटर कनेक्टेड होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से हाई टाइड और लो टाइड को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नाउ कम टू द चैप्टर ओशियन वेव एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। Tidal power is source of renewable energy. It can be predicted fairly, accurately and is free from pollution. तो टाइडल एनर्जी का ये मेजर एडवांटेज है कि टाइडल एनर्जी एक रीनेवेबल एनर्जी है, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी है, जो हमें कंटिन्यूअस मिलती रहेगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि समुद्र में हमेशा हाई टाइड और लो टाइड सूरज और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते ही रहेंगे। तो इट कैन बी प्रिडिक्टेड फेयरली, एक्यूरेटली एंड इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। और आजकल जैसे हमें पता है कि मौसम विभाग की जानकारी जैसे होती है और बाकी चीज़ों की जानकारी हो सकती है, इसी तरीके से समुद्र में कब टाइड आना है, तभी देखिए आज के टाइम में पता चल जाता है। जब तूफान आने वाला होता है तो तूफान का डिफरेंट डिफरेंट नाम भी दे देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में तूफान आने वाला है, इस पर्टिकुलर एरिया में तूफान आने वाला है, तो लोग पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं। सेम इसी प्रकार से लो टाइड और हाई टाइड का भी प्रिडिक्शन हो जाता है कि कब लो टाइड आने वाला है, कब हमें मैक्सिमम टाइड मिलेगा, कब हाई टाइड होगा, तो इसका भी प्रिडिक्शन हो जाता है। तो इसलिए से इसका एक और एडवांटेज है, प्रिडिक्शन हो जाता है, तो उसी हिसाब से हम अपने सिस्टम से
काम लेते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आसानी हो। तो इट कैन बी प्रिडिक्टेड फेयरली, एक्यूरेटली एंड इज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। और चूंकि इसमें हम कोई फ्यूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कोई फ्यूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज टोटली पोल्यूशन फ्री। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स नियरली ट्वाइस ए डे आर एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ अर्थ एवरी 24 आवर्स इन रिलेशन टू बोथ सन एंड मून। तो जो चूँकि धरती ऐसे अपनी धुरी पर और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, तो दिन में 24 घंटा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो होता है 24 घंटा 50 मिनट, जिसमें 2 बार लो टाइड और 2 बार हाई टाइड आता है। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स अकर डेली। तो जो पृथ्वी का जो चक्कर परिक्रमा जो करती रहती है, उसकी वजह से दिन में 2 बार लो टाइड और 2 बार हाई टाइड आता है। द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो वाटर लेवल इज कॉल्ड द रेंज ऑफ टाइड। द हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको रेंज ऑफ टाइड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टाइड ऑफ हायर रेंजेस आर known as spring tide. They occur on full moon और न्यू मून डेज। तो जो टाइड जो हायर रेंज के होते हैं उनको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ये जो है फुल मून और न्यू मून जिस दिन होता है उस दिन हमें प्राप्त होता है, या जिसको आप पूर्णिमा के दिन कहते हैं। पूर्णिमा के दिन जो है, जो चंद्रमा जिस दिन पूरा का पूरा हमें दिखाई देता है, पूरा निकला रहता है, उस दिन हमें ज्वार आता है समुद्र में, उस दिन हमें हाई टाइड मिलता है। व्हेन द फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून ऑन अर्थ ऐड टुगेदर। जिस दिन सूर्य और चंद्रमा का फोर्स एक ही डायरेक्शन में पृथ्वी पर लगता है। व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन एंड मून ऑन अर्थ अपोज ईच अदर, टाइड्स ऑफ मिनिमम रेंज आर ऑब्टेन्ड। और जिस दिन सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होता है, उस दिन हमें मिनिमम रेंज का टाइड मिलता है। तो अब मैक्सिमम रेंज का टाइड किस दिन मिलेगा? जिस दिन सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा और पृथ्वी पर लगेगा, उस दिन हमें मैक्सिमम टाइड मिलेगा। और जिस दिन सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उस दिन हमको मिनिमम रेंज का टाइड मिलेगा। और इस तरह के टाइड को, मिनिमम रेंज के टाइड को नीप टाइड कहते हैं। नीप टाइड अकर्स एट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। तो फुल मून और न्यू मून जब होता है तब हमें स्प्रिंग टाइड मिलता है, और जब फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में मून होता है तब हमें नीप टाइड मिलता है। ओनली फ्यू लोकेशन इन द वर्ल्ड आर सुटेबल फॉर हार्नेसिंग द टाइडल एनर्जी। तो इस तरह के लोकेशन दुनिया में बहुत कम हैं जहाँ पर कि हम जो है टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। पावरफुल वाटर लेवल ऑक्सीलेशन कैन बी हार्नेस्ड at definite location on sea coast where the tidal height attain 10 meter or more। तो टाइडल पावर प्लांट जो विश्व में हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। कुछ टाइडल पावर प्लांट का डिटेल दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ टाइडल पावर प्लांट इन सेंट मालो फ्रांस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट जो है इसका है वो है 240 मेगावाट, स्टोरेज रिजर्वायर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन cubic meter of water with a barrier dam। टाइडल हाइट रीचेस 13 मीटर। तो यहाँ पे जो टाइडल हाइट है वो करीब 13 मीटर के आसपास मिलती है। दूसरा जो है किस्लोवस्क रशिया में है। तो एन एक्सपेरिमेंटल टाइडल पावर प्लांट विद एन इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट ऑफ 800 किलोवाट। ये एक एक्सपेरिमेंटल टाइडल पावर प्लांट है जिसमें इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट करीब 800 किलोवाट के आसपास है। फिर इंग्लैंड में है कि इंग्लैंड विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 3 गीगावाट। और एक कनाडा में भी है टाइडल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 6 गीगावाट।
अब इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात, इन सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, hydrological studies have indicated that tidal plants can be established on rivers Malta and Curzon Creek in the region। तो इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात और सुंदरबन एरिया जो वेस्ट बंगाल है, इन सब एरिया में अभी स्टडीज़ चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है कि कैसे हम टाइडल पावर प्लांट बना सकते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ के हिसाब से उन्होंने बताया कि टाइडल प्लांट्स कैन बी इस्टेब्लिश्ड ऑन रिवर्स माल्टा एंड कुर्जॉन क्रीक इन दिस रीजन। और बताया कि स्मॉल टाइडल पावर प्लांट्स एग्जिस्ट एट बेलडॉन क्रीक, दुर्गादानी क्रीक एंड रक्षालिकी क्रीक। द टोटल टाइडल पावर पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 9000 मेगावाट। इंडिया में जो टाइडल पावर प्लांट जगह जगह छोटे छोटे लगे हैं, उनसे अभी तक करीब 9000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये कैसे होता है? There is enormous amount of energy in waves in tides, but it is difficult to harness and control energy. The use of tides for electric power generation is practically in a few favorably situated sites where the geography of an inlet or bay favors the construction of a large scale electric power plant। तो होता क्या है, जो समुद्र में वेव्स चलती हैं और जो टाइड्स उठते हैं गिरते हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं बहुत तेज़, उनमें करंट बहुत ज़्यादा होता है। तो समुद्र में ऊपर और नीचे तो हाई टाइड और लो टाइड होता रहता है, लेकिन समुद्र में आगे और पीछे की ओर भी मोशन हो रहा होता है। जो वेव्स चलती हैं तेज़ी से, बहाव आगे की ओर होता है, फिर एक झटके से पीछे आती है, फिर आगे की ओर बहाव हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं करंट। तो उसमें बहुत करंट होता है। तो ये जो एनर्जी है, इसको बहुत कम जगहों पर इसको लोग यूटिलाइज़ कर पाते हैं। उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो इस वजह से लिमिटेड एरिया है जहाँ पर कि जो है हमें इस तरीके के हम प्लांट लगा सकते हैं। फॉर दिस ए डैम वुड हैव टू बी बिल्ट अक्रॉस द माउथ ऑफ द बे। It will have large gates in it and also low head water turbine installed in it. For storing water in the storage basin, the gates are open at the time of high tide and after storing water, the gates are closed। जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि समुद्र के किनारे, अब जैसे हमने जोग्राफिकल लोकेशन देख लिया कि हाँ ये भाई पर्टिकुलर एरिया है, आइडिया हो गया कि यहाँ पे हमें इतना हाई टाइड मिल सकता है, यहाँ पे जो समुद्र की लहर हैं उनमें इतना करंट है और इतना हाई टाइड और लो टाइड है, जहाँ पे मैक्सिमम टाइड इतना मीटर, 12 मीटर 13 मीटर मिल सकता है। तो ऐसी लोकेशन पर समुद्र के किनारे डैम बनाएंगे, बेसिन बनाएंगे और उस डैम में ये बड़े बड़े गेट लगाएंगे। उस गेट के थ्रू हम पानी को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। जब हाई टाइड आएगा तो पानी को क्या स्टोर कर लेंगे और उसमें उसके अंदर लो हेड वाटर टरबाइन का इंस्टॉल करते हैं। फॉर स्टोरिंग वाटर इन द स्टोरेज बेसिन, द गेट्स आर ओपन एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। जब हाई टाइड आएगा तो गेट को ओपन करके पानी को अंदर स्टोर करते चले जाएंगे और गेट को बंद कर देंगे। After the tide has receded, there is a working waterhead between the basin water and open sea, and water is allowed to flow back to the ocean through water turbines installed in the dam। और जब पानी का लेवल कम होता जाएगा, बेसिन के अंदर तो एक सर्टेन लेवल तक पानी हम भरते जाएंगे, जो है डैम के अंदर हम सर्टेन लेवल तक पानी भरते जाएंगे एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। और जब लो टाइड हो रहा होगा तब हम स्लॉइस खोलेंगे, गेट को खोलेंगे और जो वाटर हेड है उसको गिराएंगे। जो पानी जो हमारा सर्टेन लेवल तक ऊपर भर गया है, पानी को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो पानी डिस्चार्ज के टाइम टरबाइन से होता हुआ, जो हमने टरबाइन इंस्टॉल कर रखी है डैम में, उस टरबाइन से होता हुआ स्लॉइस के थ्रू वापस समुद्र में चला जाएगा। तो जैसे ही वो टरबाइन से होकर चुकी जाएगा तो टरबाइन प्लेट्स को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो टरबाइन प्लेट को जब रोटेट करेगा
तो उससे जो है जनरेटर कनेक्टेड रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता जाएगा और पानी बाहर निकलता जाएगा। दस द टाइड एनर्जी स्टोर्ड एट हाइट कैन बी यूटिलाइज्ड टू ड्राइव अ टरबाइन कपल्ड टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइडल एनर्जी जो स्टोर्ड है एक सर्टेन हाइट तक, जो पानी हो गया एक सर्टेन हाइट तक जो टाइडल एनर्जी हमारी स्टोर्ड है वो टरबाइन को ड्राइव करेगा, जिससे कि कपल्ड रहेगा हमारा जनरेटर, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से टाइडल एनर्जी जो है पानी की उसको हम यूटिलाइज करेंगे एक सर्टेन लेवल तक, हाई टाइड के टाइम सर्टेन लेवल तक, जो बेसिन हम समुद्र के किनारे बनाएंगे तो स्लॉइस के थ्रू पानी अंदर स्टोर कर लेंगे एक सर्टेन हाइट तक, और जब लो टाइड के टाइम पे हम उस पानी को छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे तो वो हमारा टरबाइन से होता हुआ समुद्र में स्लॉइस के थ्रू जाएगा, लेकिन इन बिटवीन वो टरबाइन से टकराएगा। तो जब टरबाइन से होता हुआ जाएगा तो वो क्या, टरबाइन जब रोटेट्स होंगी तो उनसे हमारा जनरेटर कनेक्टेड रहेगा जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब ये एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। प्रोग्रेसिव वेव, a wave whose crest line moves in the direction of propagation is called progressive wave or traveling wave। जो समुद्र का पानी जब चलता है तो क्या होता है, एक वेव के फॉर्म में चलता है, एक लहर जो होती है, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव। तो ए वेव whose crest line जो moves in the direction of propagation is called the progressive wave or traveling wave। तो इसका इक्वेशन होता है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, where y is equal to height of the point from mean sea level, a is equal to amplitude, t is equal to time, x is equal to distance of plane from origin, k is equal to x is equal to distance of point from origin, k is equal to propagation constant, that is equal to 2 pi by lambda, where lambda is equal to wavelength of the wave। ठीक है, तो ये हो गया, ये आप एक डायग्राम बना हुआ, ये क्रेस्ट लाइन है। ठीक है, तो ये एक वेव का इंटरसेक्शन ले लिया, ये क्रेस्ट लाइन का। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू फेज रेट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। इफ v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव, देन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी। अब कैपिटल W जो है, तो कैपिटल W से विड्थ को डोनेट करेंगे, कैपिटल W इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द वेव। तो वेव एनर्जी क्या हुआ हमारा, वेव एनर्जी अब कैसे निकालेंगे, लेट अस कंसीडर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। अब ये मान लेते हैं कि एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, वेव एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि वेव में कितनी एनर्जी होती है। तो लेट अस कंसीडर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। एक एक्स डायरेक्शन में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव चल रही है जिसकी विड्थ है कैपिटल W। तो द टोटल एनर्जी ऑफ दिस वेव इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेव। तो किसी भी वेव जो चल रही है, जो वेव ट्रैवल कर रही है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एडिशन कर देंगे, वो होगी हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द वेव। द टोटल एनर्जी ऑफ दिस वेव विल बी सम ऑफ potential energy P and kinetic energy Ke। तो now the potential energy of the wave is due to elevation of water above mean sea level। तो ये डायग्राम में आप दे सकते हैं, ये ऊपर क्रेस्ट दिया हुआ है, जो वेव चल रही है साइनोसॉइडल वेव की तरह ही ये भी वेव चलती है, और उसमें एक हमने स्ट्रिप काट लिया, दैट इज़ dx, और यहाँ से मीन से उसका हाइट दिया हुआ है a, ऐसे ही नीचे की ओर जो वही सेम चीज डेप्थ हुआ है a, और इसका वेवलेंथ है लैम्डा। तो लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 ये हो जाएगा।
ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वेव इज ड्यू टू एलिवेशन ऑफ वाटर अबव मीन सी लेवल। तो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एंड विड्थ w। विड्थ क्या है, कैपिटल W है, और एलिमेंट जो इसमें काट के निकाला वो क्या किया हमने, dx। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा y dx। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने लिया ये हमारा हो गया y dx। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू dPe, दैट इज इक्वल टू mg इंटू वाई बाई टू। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू हो गया रो इंटू वॉल्यूम। तो dPe इज इक्वल टू हो गया रो इंटू वाई डी एक्स इंटू कैपिटल W इंटू जी इंटू वाई बाई टू। नाउ दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू W बाई टू इंटू वाई स्क्वायर इंटू जी इंटू डी एक्स, वेयर g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, y इज इक्वल टू हाइट अबव मीन सी लेवल, w इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द वेव। इसलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई लिमिट 0 टू लैम्डा dPe, दैट इज इक्वल टू 0 टू लैम्डा रो इंटू W बाई टू वाई स्क्वायर जी डी एक्स, दैट इज इक्वल टू रो इंटू W बाई टू। अब वैल्यू रख देंगे y की, तो y की वैल्यू रखेंगे जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का हमने लिया था इक्वेशन, a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस WT इंटू जी डी एक्स। नाउ दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू W बाई टू a स्क्वायर g 0 टू लैम्डा साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t dx। This will be equal to rho into W by 2 dot A square into G 1 by 2 lambda, this is equal to rho W by 4 A square G lambda। तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस डब्ल्यू टी की जगह हो गया एवरेज वैल्यू 1 बाई टू, बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टू ओवर ए कंप्लीट पीरियड। तो ये एक रूल है कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम 1 लिखते हैं, तो इसमें होता क्या है कि एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की या कॉस स्क्वायर थीटा की जो है 1 बाई टू होती है। तो यहाँ पे रो इंटू डब्ल्यू बाई टू इंटू ए स्क्वायर इंटू जी। अब इसके अंदर जो है 0 टू लैम्डा, तो साइन स्क्वायर के एक्स माइनस डब्ल्यू टी जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1 बाई टू। अब काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इन ए सिमिलर वे द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रो इंटू डब्ल्यू बाई 4 a square g lambda। So the total energy of the wave is kinetic energy plus potential energy। तो total energy will be equal to ke plus p। तो ये हो जाएगा E is equal to 1 by 4 रो ओमेगा a square g lambda plus 1 by 4 ओमेगा रो ओमेगा ए स्क्वायर जी लैम्डा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी W है, ओमेगा नहीं W है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टू रो W ए स्क्वायर जी लैम्डा। तो पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू, फार्मूला है पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, और यू कैन से एनर्जी इंटू फ्रीक्वेंसी। E into F, power will be equal to E into F because frequency F is equal to होता है 1 by T, because frequency F is equal to होता है 1 by T। तो E upon T is equal to हो गया E into F।
इसलिए प्रेशर विल बी पावर विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रो डब्लू ए स्क्वायर जी लैम्डा इंटू एफ। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेसिव वेव की एनर्जी। अब पावर डेंसिटी, तो अब उसकी डेंसिटी कितनी होगी? पावर डेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल टू पी बाई ए। तो एरिया इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू डब्लू। तो पावर डेंसिटी विल बी इक्वल टू 1/2 रो इंटू डब्लू ए स्क्वायर जी लैम्डा इंटू एफ अपॉन लैम्डा इंटू डब्लू। तो पावर डेंसिटी नाउ विल बी इक्वल टू 1/2 रो ए स्क्वायर जी इंटू एफ। तो एनर्जी डेंसिटी नाउ विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एरिया। दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल ए। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 रो डब्लू ए स्क्वायर जी लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू डब्लू। तो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू 1/2 रो ए स्क्वायर जी। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो हमारा पावर हो गया वेव में 1/2 रो ए स्क्वायर जी लैम्डा इंटू एफ, और टोटल एनर्जी है हमारा 1/2 रो डब्लू ए स्क्वायर जी लैम्डा। और पावर डेंसिटी हमारा हो जाएगा टोटल पावर डेंसिटी हमारा हो गया पावर डेंसिटी हो गया हमारा 1/2 रो ए स्क्वायर जी इंटू एफ, और एनर्जी डेंसिटी हो गया हमारा 1/2 रो ए स्क्वायर जी। तो ये इक्वेशन है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि खाली फार्मूला पूछेगा। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, तो पूरा डेरिवेशन भी पूछा जा सकता था। नाउ अगेन टाइडल एनर्जी। टाइड्स आर जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड द मून the oceans by spinning the earth around its axis and the relative position of earth, moon and sun. The tides are the periodic vertical rise and fall of ocean water. The tidal rise and fall of water is accompanied by periodic horizontal to and fro motion and water called tidal current. ठीक, तो टाइड्स जो होते हैं, टाइड्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सूरज और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर लगता है उस वजह से लो टाइड और हाई टाइड आते हैं। अच्छा, अब समुद्र की जो लहरें होती हैं वो ऊपर हाई टाइड और नीचे लो टाइड तो होती हैं, साथ ही साथ उनमें टू एंड फ्रो अप और डाउन मोशन तो होता ही है। साथ ही साथ जब लहरें आगे की ओर बढ़ती हैं फिर थोड़ा सा रुक के पीछे की आती हैं फिर आगे बढ़ती हैं, तो टू एंड फ्रो मोशन भी होता है। द टाइडल राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज अकम्पनीड बाय पीरियोडिक हॉरिजेंटल टू एंड फ्रो मोशन ऑफ वाटर कॉल्ड टाइडल करंट। तो जो टू एंड फ्रो मोशन हाई टाइड और लो टाइड के साथ ही साथ जो टू एंड फ्रो मोशन जो लहरों में होता है उसको बोलते हैं टाइडल करंट। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये साइनोसॉइडल वेव है। इस तरीके से समुद्र की वेव्स चलती हैं। तो अब जो पॉइंट ए दिया है वो क्या है? हाई टाइड है, और टाइडल ये बी जो दिया है लो टाइड दिया। तो ए और बीच के बीच का जो रेंज है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ टाइड। ठीक है, तो और एक टाइडल साइकिल ये है, एक टाइडल साइकिल ये ऊपर से नीचे आया, एक साइकिल ये हुआ, फिर नीचे से ऊपर गया, ये एक साइकिल ये हुआ। तो दिस इज, तो रेंज होता है हाई टाइड लेवल माइनस लो टाइड लेवल। ठीक, तो टाइडल करंट फ्लोज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड हैव काइनेटिक एनर्जी। तो टाइडल करंट है वो हॉरिजेंटली जो है, जो कि टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसको बोलते हैं टाइडल करंट, और इसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड टाइडल करंट एनर्जी। द पीरियड बिटवीन consecutive high tide is 12.5 hours. The speed of tidal current is in the range of 1.8 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो जो
हाई टाइड का जो दिया हुआ है टाइम, इसमें 12 घंटे 50 मिनट के बाद एक हाई टाइड आता है। और टाइडल करंट का जो स्पीड होता है उसका रेंज है 1.8 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड का करंट जो है प्रोड्यूस होता है। जो टू एंड फ्रो मोशन जो है समुद्र की लहरों का होता है, उससे जो टाइडल करंट प्रोड्यूस होती है उसका स्पीड होता है करीब 1.8 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर। The rise and fall of water level follows a sinusoidal curve. Now this you can see in the diagram. In figure A क्या इंडिकेट कर रहा है? A is equal to indicating the high tide point and B is indicating the low tide point, and the tidal range R is equal to the difference between consecutive high tide and low tide water levels. A lunar consists of 24 hours and 50 minutes, and in one lunar day there are 2 low tides and 2 high tides. जैसा मैंने पहले बताया, एक लूनर डे बोलते हैं इसको, जो 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आते हैं वो कंप्लीट 24 घंटा ना होकर के 24 घंटा 50 मिनट पे ये एक्टिविटी होती है। तो 24 घंटा 50 मिनट जिसमें कि 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आते हैं, इस कंप्लीट पीरियड को बोलते हैं 1 लूनर डे। तो ए लूनर कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स, and in one lunar day there are 2 low tides and 2 high tides. The effect is maximum when the earth, the moon and the sun are in one line. इसका इफेक्ट मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम हाई टाइड हमें मिलेगा वो तब मिलेगा जब अर्थ, मून और सन तीनों सेम डायरेक्शन में होंगे। द फेनोमेना इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो फेनोमेना है ये न्यूटन के थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन पे है। F इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। Since the moon is nearer to the earth than the sun, hence the moon has a greater contribution in formation of the tides। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि धरती पर पृथ्वी और सूर्य दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है, दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं। लेकिन चूंकि चंद्रमा से धरती की दूरी कम है इन कंपैरिजन टू धरती से सूरज की दूरी, तो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है बजाय कि सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इफेक्ट होता है, लेकिन चूंकि चंद्रमा ज़्यादा करीब है पृथ्वी के, इसलिए चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट पृथ्वी पर ज़्यादा होता है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टाइडल एनर्जी we will discuss in the next lecture. In that lecture we will discuss the various type of tidal plant, and by using the various types of tidal power plant how we can produce electricity.